कोशिश कर रहा है कि कार्रवाई करके वन भूमि को भूमाफियाओं से आजाद कराया जाए। प्रदेश में वन भूमि पर अतिक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक और वन विभाग अभियान चलाकर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा वन भूमि को मुक्त करवाकर हरियाली को बढ़ावा देना चाहता है। वहीं दूसरी ओर भूमाफिया लगातार वन भूमि को निशाना बना रहे हैं। खुद वन विभाग के आंकड़ों में ही साल दर साल वन क्षेत्र में हो रहे अतिक्रमण में इजाफा नजर आ रहा है। वन विभाग के नए मुखिया भी कहते हैं, जो लोग वन भूमि पर बुरी नजर डालते हैं वो सावधान रहें, क्योंकि भूमाफिया वन विभाग के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। अतिक्रमण के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई हम करते हैं। अगर एक वन मंडल का स्टाफ कम पड़ता है तो हम समीप से वन मंडल से स्टाफ लाते हैं। तो बहुत ही त्वरित और सख्त कार्रवाई की जरूरत पड़ती है। इसमें उम्मीद की जानी चाहिए कि राजस्थान की जो वन भूमि है वो जल्दी ही जो भूमाफियाओं के कब्जे में है उससे आज़ाद होगी और प्रदेश के अंदर जो हरियाली बढ़ाने का ख्वाब है उसके अंदर जो रुकावटें और अड़चनें आ रही हैं उन्हें दूर किया जा सकेगा। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। खुले दरवाजे और कमरे में बिखरा सामान। तस्वीरें डूंगरपुर की है। जिले के चितरी थाना क्षेत्र में मंगलवार रात दीवड़ा छोटा और सिलोही गांव में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया। दोनों गांव के सूने मकानों से चोर लाखों की नकदी और आभूषण चुरा कर फरार हो गए। चितरी थानाधिकारी गोविंद सिंह से मिली जानकारी के मुताबिक दीवड़ा छोटा गांव की आदर्श कॉलोनी निवासी देवेश भट्ट के घर में मंगलवार रात चोर घर का ताला तोड़कर बच्चों के गुल्लक, घर में पड़ी नकदी और जेवरात चुरा ले गए और एक और घर के भी ताले तोड़ दिए, लेकिन वहां से कुछ ले जाने में चोर असफल रहे। सिलोही गांव के पाटीदार बस्ती में भी चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने चोरी की वारदातों के जल्द खुलासे की मांग की है। जयपुर पुलिस ने अपराधियों के आगे सरेंडर कर दिया है। ये हम नहीं कह रहे, तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जयपुर ग्रामीण जिले के पावटा कस्बे में सब्जी मंडी के पास 4 हथियारबंद बदमाशों ने बुधवार तड़के 3 बजे एक घर में लूटपाट की। बदमाशों को देखकर घर में सो रही एक महिला और उनका बेटा निहत्थे ही बदमाशों से भिड़ गए। बहादुर बेटे ने अकेले ही 2 बदमाशों को धर दबोचा, तब बाकी बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें एक गोली महिला के गले से होकर गुजर गई। जानलेवा हमले में बेटा भी घायल हो गया। घायलों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शोर और गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई और घटना को लेकर रोष जताया। पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तमाम आधुनिक सुविधाएं और जगमगाहट भी यात्रियों को लुभा नहीं पा रही। एक समय पर तमाम अवार्ड अपने नाम कर चुका जयपुर एयरपोर्ट अब लगातार फिसलता जा रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ताज़ा आंकड़े बेहद चिंताजनक हैं। ये आंकड़े कहते हैं कि जयपुर एयरपोर्ट 14वें नंबर पर पहुंच गया है और यात्रियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। जी हां, AAI की जुलाई महीने की यात्री भार की रिपोर्ट सामने आई है। ये रिपोर्ट देश भर के एयरपोर्ट को लेकर जारी की जाती है, जिसमें देखा जाता है कि देश के किस एयरपोर्ट पर कितना यात्री भार आवागमन कर रहा है। खास बात यह कि जयपुर एयरपोर्ट आज से 5 साल पहले लगभग हर वर्ग में अव्वल नंबर पर रहा, तमाम अवार्ड अपने नाम करता रहा, लेकिन इस बार यात्री भार के लिहाज से जयपुर एयरपोर्ट देश में 14वें नंबर पर है। अब ऐसे में बड़ी चुनौती जयपुर एयरपोर्ट के सामने ये है, निजी हाथों में जाने के बाद, कि वो फिर से वैसा यात्री भार दोबारा कब लौट कर आएगा और फ्लाइट की वही संख्या अब फिर से कब लौट कर आएगी जो कि जयपुर एयरपोर्ट से उड़ान भरती थी। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। सीकर के खंडेला में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल में बड़ी लापरवाही सामने आई है।
यहाँ मेहरों की ढाणी में चल रही कबड्डी प्रतियोगिता में शहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों को शामिल कर लिया गया, लेकिन बाद में इन खिलाड़ियों को ग्रामीण क्षेत्र के नियम का हवाला देकर बाहर कर दिया गया, जबकि पहले इनका मैच भी हो गया। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर नगर पालिका इलाके के खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर लिया गया था। इसके बाद इनको खेलने भी दिया गया, लेकिन बुधवार को इन सभी को बाहर कर दिया गया। इसके बाद कबड्डी के इन खिलाड़ियों ने स्कूल में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इनका कहना है कि जब इस तरह का नियम था तो इनका रजिस्ट्रेशन ही क्यों किया गया, अब इनको मैच जीतने के बाद बाहर क्यों किया जा रहा है। ग्रामीण ओलंपिक में रूल यही है कि शहरी क्षेत्र का ग्रामीण क्षेत्र में खेल नहीं खेल सकता है। सर दूसरी बात ये उनको पूरी खिलाया गया, बच्चों को देखते हुए ये हमारे बच्चे हैं, उनको हमेशा छात्र नहीं और ये बच्चे आगे बढ़े, इसके लिए हमने उनको खिलाया, खेल भावना से खिलाया, ये बच्चे आगे। प्रदेश में ग्रामीण ओलंपिक का जोर है। इन दिनों गांव-गांव में अनूठी तस्वीरें देखने को मिल रही है। कहीं बुजुर्ग कबड्डी खेल रहे हैं तो कहीं महिलाएं घूंघट की ओट में कबड्डी कर रही है। तस्वीरें दौसा के समलेटी गांव की है। एक तरफ गृहिणी महिलाओं की टीम थी तो दूसरी ओर उनके ही बच्चों की टीम। छोटी छोटी बालिकाओं के सामने मुकाबला करने के लिए मम्मी और आंटी खड़ी हुई थी। सैकड़ों लोग इस मैच को देखने के लिए खड़े थे और तो और खुद कलेक्टर भी दर्शकों में शामिल थे। जैसे ही कबड्डी का मैच शुरू हुआ, ग्रामीण महिलाओं ने घूंघट की ओट में कबड्डी में जबरदस्त जलवा दिखाया। अपने ही बच्चों का डटकर मुकाबला किया। जहां भतीजी अपनी चाची को कबड्डी में टांग पकड़कर कंट्रोल करती नजर आई, वहीं बेटी भी अपनी मां को पाली देने से रोकती दिखी। इस रोमांचक मैच में दोनों ही ओर से बेहतरीन प्रदर्शन हुआ। ग्रामीण ओलंपिक को इस स्तर पे खेला जाए कि हर गांव का हर व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट करे, महिला पुरुष कोई भी उम्र का वर्ग हो वो इसमें पार्टिसिपेट करे। वही यहाँ देखने को मिला। सभी गृहिणियों की एक टीम थी और कबड्डी बच्चियों के साथ खेल रही थी। उन्होंने पूरी जी जान कोशिश की है। उनका जो ड्रेसअप है उसके बावजूद उन्होंने घूंघट के बीच में गेम खेला है। बहुत ही अच्छा देखने को मिला। दोनों टीमों में बहुत जबरदस्त उत्साह था। कबड्डी में बड़े बुजुर्गों की जोर आजमाइश की ये तस्वीरें भरतपुर से आई हैं। दरअसल प्रदेश के दूसरे जिलों की तरह यहाँ भी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है, जिसके तहत अलग अलग प्रकार के खेल आयोजित कराए जा रहे हैं। भरतपुर की ग्राम पंचायत मुंडोता में महिलाओं और बुजुर्गों ने कबड्डी खेली। बुजुर्गों ने अपनी एक टीम बनाई और दशकों के बाद अपना दम दिखाया। इसके साथ ही महिलाओं ने भी कबड्डी में बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसे देखने के लिए आसपास के गांव के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। महिलाओं और बुजुर्गों के कबड्डी के खेल को देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। महिलाओं और बुजुर्गों ने सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि बरसों बाद पहली बार इस तरह के आयोजन में कबड्डी खेलने का मौका मिला है। इस प्रकार के खेलों से आपसी मेलजोल बढ़ रहा है, तो वहीं गाँव की प्रतिभा निखर कर भी सामने आ रही है। करौली शहर की जन समस्याओं को लेकर करौली नगर परिषद के पार्षदों का धरना बुधवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान पार्षदों ने सद्बुद्धि यज्ञ कर भगवान से नगर परिषद को बुद्धि देने की प्रार्थना की। पार्षदों का कहना है कि जब तक जन समस्याओं का समाधान नहीं होगा, वे धरने से नहीं उठेंगे। आपको बताते चलें कि शहर में सफाई व्यवस्था के बिगड़े हाल, सार्वजनिक रोशनी, आवारा जानवरों, बंदरों की समस्या, साधारण सभा की बैठक नियमित नहीं होने और अव्यवस्थाओं का आरोप लगाते हुए पार्षदों ने सोमवार से कलेक्ट्रेट के सामने धरना शुरू किया है। जिस दौर में शिक्षकों की काली करतूत शिक्षा जगत को परेशान और समाज को हैरान कर रही हो, वहां एक शिक्षक की विदाई पर स्टूडेंट्स का फूट फूट कर रोना आश्वस्त करता है, भरोसा दिलाता है कि शिक्षक और छात्र का पवित्र रिश्ता अभी भी बरकरार है। डूंगरपुर जिले के सीमलवाड़ा ब्लॉक के एक स्कूल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर रही है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे अपने टीचर को फेयरवेल देते वक्त रो पड़े। कारण ये है कि इन बच्चों के शिक्षक का किसी दूसरे जिले में ट्रांसफर हो गया।
नन्हे से बच्चे अपने शिक्षक को जाने नहीं देना चाहते। ये आंसू इसी इच्छा के पर्याय हैं। दरअसल सीमलवाड़ा ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक स्कूल डूका के हेडमास्टर कालूराम डामोर का तबादला दूसरे गांव में हो गया है। तबादला होने के बाद जब हेडमास्टर कालूराम डामोर स्कूल से रिलीव होकर जाने लगे तो विद्यार्थी भावुक हो गए। कालूराम डामोर पिछले 1 साल से स्कूल के हेडमास्टर थे और बच्चों को हिंदी पढ़ाया करते थे। बच्चे अपने शिक्षक को जाने नहीं देना चाहते थे। बच्चों ने अपने हेडमास्टर से कहा कि गुरुजी हमें छोड़कर मत जाओ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार सुबह जोधपुर के प्रमुख रातानाड़ा स्थित प्राचीन गणेश मंदिर में पहुंचकर गणपति की पूजा अर्चना की। पूजन के बाद उन्होंने मंदिर में अनंत चतुर्दशी तक आयोज्य गणेश महोत्सव के बारे में जानकारी ली। मंदिर के पुजारियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि गरीब को गणेश मानकर उनकी सेवा का संकल्प ही गणेश पूजन का मुख्य उद्देश्य है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने ही देश की आजादी की लड़ाई में लोगों को लामबंद करने के लिए गणेशोत्सव का श्री गणेश किया, जो आज तक जारी है। 1894 से पहले लोग अपने अपने घरों में गणपति उत्सव मनाते थे, लेकिन 1894 के बाद इसे सामूहिक तौर पर मनाने लगे। कोई भी शुभ काम हो तो सबसे पहले गणेश जी पूजे जाते हैं। सीएम ने प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दी। लोकमान्य तिलक ने तो देश को आज़ाद करवाने के लिए गणेशोत्सव की शुरुआत कर दी देश के अंदर। वो गणेश जी महाराज जो है, हम लोग कहते हैं कि गरीब को गणेश मान करके सेवा करनी चाहिए। ये भाव है गणेश जी के साथ में। युगों युगों तक गणेश भगवान को तो पूजते हैं। हर शुभ काम में शुरुआत ही गणेश जी से होती है। रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश लक्खी मेले में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। लाखों श्रद्धालु त्रिनेत्र गणेश मंदिर पहुंच रहे हैं और अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम खड़े हुए हैं गणेश धाम पर, जहां पर श्रद्धालुओं की मान मनुहार के लिए उनको निःशुल्क रूप से भोजन करवाया जा रहा है। दर्जनों की तादाद में भंडारे लगाए गए हैं। साथ ही जो श्रद्धालु हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। आपको बताते चलें कि इसे रणत भंवर मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर 1579 फीट ऊंचाई पर अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ आने वाले पत्र। घर में शुभ काम हो तो प्रथम पूज्य को निमंत्रण भेजा जाता है। इतना ही नहीं, परेशानी होने पर उसे दूर करने की अरदास भी भक्त यहाँ पत्र भेजकर लगाते हैं। रोजाना हजारों निमंत्रण पत्र और चिट्ठियां यहाँ डाक से पहुंचती हैं। कहते हैं यहाँ सच्चे मन से मांगी मुराद जरूर पूरी होती है। देश भर में गणेशोत्सव की धूम है। इस पावन मौके पर आप द्विमुखी बप्पा के दर्शन से भला कैसे वंचित रह सकते हैं। एमपी के मंदसौर में भगवान गणेश का एक अनूठा मंदिर है, जिसके गर्भगृह में पत्थर से बनी दुनिया की एकमात्र ऐसी प्रतिमा मौजूद है, जिसके आगे और पीछे वाले दोनों भागों पर भगवान गणेश के अलग अलग रूप उकेरे हुए हैं। यही वजह है कि सैकड़ों सालों पुरानी इस प्रतिमा को मंदिर के गर्भगृह के बीचों बीच स्थापित किया गया, ताकि श्रद्धालु भगवान के दोनों रूपों का एक साथ दर्शन कर सके। हजारों साल पुराने ऐतिहासिक शहर मंदसौर के गणपति चौक स्थित चिंताहरण द्विमुखी गणपति मंदिर में स्थापित इस अद्भुत प्रतिमा की ऊंचाई 8 फीट है। गर्भगृह में ये प्रतिमा उत्तर दक्षिण दिशा के अनुरूप स्थापित है। खड़े गणेश के रूप में इस प्रतिमा के उत्तरी भाग पर पंचसुंडी गणेश का रूप है और दक्षिण भाग पर पगड़ी वाले सेठ गणेश की आकृति वाला रूप बना हुआ है। उत्तरी भाग पर बने गणेश पंचसुंडी है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान के इस रूप का दर्शन करने से तमाम चिंताएं दूर हो जाती हैं। लिहाजा मंदिर की पैड़ी पर चढ़ने के सबसे पहले श्रद्धालुओं को भगवान के इसी रूप के दर्शन होते हैं। लोग 12 महीने भगवान के इस रूप के रोजाना दर्शन कर सकें, इसलिए मंदिर में प्रतिमा को इस तरीके से स्थापित किया गया है कि हर दर्शनार्थी को भगवान गणेश के दर्शन से पहले चिंताहरण रूपी मुख के दर्शन हो सके।
छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक धरोहरों में दंतेवाड़ा जिले का बारसूर इलाका भी शुमार है। ये विख्यात है गणपति की जुड़वा मूर्ति के लिए। इस वजह से बारसूर नगरी प्राचीन काल से धर्म और आस्था का केंद्र बनी हुई है। 150 मंदिर और 150 तालाबों की इस नगरी को राक्षस राजा बाणासुर ने अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा बलि के पुत्र बाण ने अपनी राजधानी दंडकारण्य में बसी बारसूर नगरी को बनाया था। बाणासुर के राक्षस पुत्र होने के कारण इस नगरी का नाम बारसूर पड़ा। बताया जाता है कि राक्षस बाणासुर परम शिव भक्त भी था। उसने अपने तपोबल से शिव को प्रसन्न कर अक्षय ध्वज भी प्राप्त किया था। मान्यता है कि उसके राज्य में जब तक भगवान शिव से प्राप्त अक्षय ध्वज लहराता रहा तब तक वो अजय रहा। बारसूर की पौराणिक नगरी दंतेवाड़ा से 32 किलोमीटर दूर है, जहां गणेश मंदिर में गणेश भगवान की 2 प्रतिमाएं स्थापित हैं। इन मूर्तियों की खासियत ये है कि दोनों मोनोलिथिक हैं। गणेश जी की एक मूर्ति की ऊंचाई 7 फीट है तो दूसरी की 5 फीट। वैसे तो देश भर में हनुमान जी के कई चमत्कारिक मंदिर हैं, लेकिन आपके टीवी स्क्रीन पर जो मंदिर नजर आ रहा है उसकी महिमा अद्वितीय है, अनुपम है। ये है एमपी के श्योपुर जिले का छिमछिमा हनुमान मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर को तोड़ने के लिए जब मुगल सेना ने हमला किया तो उसे खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ा। स्थानीय लोगों के मुताबिक भारत में जब मुगल साम्राज्य था उस समय संत समर्थ गुरु रामदास ने जगह जगह हनुमान प्रतिमाओं की स्थापना की। इसी के तहत विजयपुर से 9 किलोमीटर दूर घने जंगल में छिमछिमा हनुमान की स्थापना हुई। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में जब औरंगजेब ने पूरे भारतवर्ष में मूर्ति और मंदिर तोड़ने का अभियान चलाया था उस समय मुगल सेना यहाँ भी आई। हनुमान जी की कृपा से मंदिर के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में चारों ओर की जमीन मोम की हो गई, जिससे औरंगजेब की सेना आगे नहीं बढ़ सकी। मान्यता है कि हनुमान जी ने प्रकट होकर सेना को अंधा कर दिया। ऐसे करतब को देख सेना को उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। यही वजह है कि छिमछिमा हनुमान मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है। खास बात ये कि यहाँ सभी वर्गों के लोग आते हैं। देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश का जन्म माउंट आबू में हुआ था। माता पार्वती ने अर्बुद पर्वत के ईशान शिखर पर बैठकर पुत्र की कामना के लिए व्रत किया था। एक पौराणिक मान्यता के मुताबिक गौरी शिखर पर्वत पर भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गौरी शिखर यानी अर्बुद पर्वत और भगवान गणेश के जन्म स्थान पर बना मंदिर और उनकी निशानियां आज भी मौजूद है। यही वजह है कि माउंट आबू का कण कण गणेश भक्तों को उनकी सत्ता का एहसास कराता है। क्योंकि ये 33 करोड़ देवताओं का भूमि है और प्रथम पूज्य श्री गणेश जी है और गणेश जी की जो जन्मस्थली है ये माउंट आबू ही है और इसी स्थल पर उनका जन्म हुआ था। और ये जो यहाँ पर मूर्ति है ये गोबर की है, बनाई हुई है। आबूराज तपोभूमि है। सब जगह तीर्थ भूमि होती है मगर ये तप भूमि है। यहाँ पे कई साधु महात्मा सन्यासी देवी देवताओं ने तप किया हुआ है। 33 करोड़ देवी देवताओं का कोटि देवी देवताओं का यहाँ पे वरदान प्राप्त है और ये श्री गजानन प्रथम पूज्य भगवान यहाँ पे विराजे हुए हैं। हर साल गणेश चतुर्थी पर भगवान गणपति को घरों और कार्यालयों में विराजमान करने की परंपरा रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से मिट्टी के गणेश प्रतिमाओं के प्रति लोगों का बड़ा रुझान देखने को मिल रहा है। 2 साल कोरोना के चलते मूर्तिकार टूट चुके थे और उनका धंधा भी चौपट हो गया था, क्योंकि 2 साल महोत्सव के नाम पर सिर्फ रस्म अदायगी की गई थी। मूर्तिकारों की तैयार की गई मूर्तियों की बिक्री नहीं हुई थी, लेकिन इस बार गणेश महोत्सव को लेकर लोगों में खासा उत्साह है, जिसके चलते मूर्तिकारों को आस है कि अच्छी बिक्री होगी। टोंक जिला मुख्यालय पर घंटाघर के पास गणेश प्रतिमाओं की दुकान लगाने वाले विष्णु प्रजापति ने बताया कि पीओपी की जगह मिट्टी की प्रतिमा अब ज्यादा चलन में है। हमने मिट्टी की बनाई है, कलर वाली ये सब कंप्लीट है, सब बाजार में सर दुकान लगा ली है। ये हमारे पास है 60 रुपए से लेके 5000 रुपए तक की मूर्तियां हैं, जिसमें 500 की भी है, 2500 की भी है और 1300 की भी है। ऐसे हर रेंज की मूर्तियां हैं हमारे पास।
तस्वीरें झुंझुनू जिले के डूंडलोद मुकुंदगढ़ कस्बे के अष्टविनायक धाम की हैं। देश का पहला और एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां एक साथ अष्टविनायक के दर्शन होते हैं। यूं तो देश में कई जगह अष्टविनायक मंदिर हैं, लेकिन यहाँ एक ही कतार में अष्टविनायक की मूर्तियां विराजमान हैं, जिन्हें भक्त एक नजर में देख सकते हैं, अपनी बिगड़ी संवार सकते हैं। इसी खासियत के कारण बहुत कम समय में ही ये धाम लोकप्रिय हो गया। अष्टविनायक धाम की स्थापना महज 7 साल पहले ही हुई थी, लेकिन इन 7 सालों में ही मंदिर की मान्यता चारों तरफ फैल गई। मंदिर की वास्तुकला हर किसी को आकर्षित करती है। प्रदेश का इकलौता अष्टविनायक धाम होने के कारण यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी रहती है। यहाँ हर दिन मेले जैसा माहौल रहता है। खासकर हर बुधवार को यहाँ हजारों की भीड़ जुटती है। तो हमने एक ये और वहाँ पर कुछ बॉम्बे के अंदर और आसपास के एरिया में अष्टविनायक मंदिर बने हुए हैं, जिनमें 8 जगह पे थोड़ा डिस्टेंस पे मंदिर है गणेश जी के, मतलब एक ही कैंपस में। तो हमारे को लगा कि हम लोग क्यों ना 8 को एक साथ ही विराजमान कर दिया जाए। तो हमने वो तर्ज के ऊपर एक 8 गणेश जी को एक साथ में विराजमान करने का मन बनाया। गणेश चतुर्थी पर शायद ही कोई हो जो गणपति बप्पा की भक्ति ना करता हो, लेकिन आपने लाधुराम बल्लानी जैसे भक्त शायद ही देखा होगा। इनकी भगवान गणेश के प्रति श्रद्धा देखते ही बनती है। शादी के कार्ड एकत्र करना इनका शौक नहीं है, बल्कि आस्था है। दरअसल बल्लानी ने आज से करीब 60 साल पहले ये देखा कि लोग शादी के कार्ड को नष्ट कर देते हैं, उस कार्ड को जिस पर बप्पा की तस्वीर होती है। उनके मन में ख्याल आया कि इस तरह से भगवान के फोटो लगे कार्ड को नष्ट करना सही नहीं है। अपनी आस्था के चलते उन्होंने शादी के कार्ड जुटाने शुरू कर दिए। शुरुआत में एक अलमारी से काम चल रहा था, लेकिन जैसे जैसे कार्ड बढ़ने लगे वैसे वैसे बड़ी बड़ी लोहे की पेटियां खरीदनी पड़ी। वर्तमान में इनके पास 50,000 से अधिक कार्ड हैं। कार्ड को लगातार इकट्ठा करते हैं, क्या कारण है इतने कार्डों को संभाल के रखने का? गजानंद जी की कृपा और कुछ नहीं। गजानंद जी को डिस्ट्रॉय करके यूं फेंक देना ये मेरे को जचा नहीं, इसलिए मैं यूं उठा के अपने उसमें रखता। उत्तराखंड के पहाड़ों पर पर्यटकों का जिस कदर दबाव बढ़ रहा है, उससे नए टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की मांग जोर पकड़ने लगी है। नैनीताल का प्रेशर कम करने के लिए नए इलाकों को तैयार करने पर काम तो चल रहा है, लेकिन सरकार के सुपर 13 डेस्टिनेशन में शुमार मुक्तेश्वर में स्काई वॉक की डिमांड जोर मार रही है। तभी मुक्तेश्वर में स्काई वॉक की संभावनाओं की तलाश शुरू हो गई है। होटल एसोसिएशन की पहल पर जिला प्रशासन भी यहाँ की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग और पैराग्लाइडिंग का प्लान तैयार कर रहा है। तो पर्यटकों को भी इन फिजाओं में एक नया एहसास देने की तैयारी है। जमीन से ऊपर स्काई में चलने का शौक रखने वालों के लिए नया पर्यटन स्थल बनेगा। हालांकि एडवेंचर के शौकीनों के लिए होटल एसोसिएशन ने स्काई वॉक के लिए 3 से 4 स्थानों को चिन्हित कर लिया है। शासन की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से हम लोग को स्पष्ट निर्देश है कि नैनीताल शहर में जितना ट्रैफिक आ रहा है अत्यधिक, तो उसको डिकंजेस्ट करने के लिए हमें आउटस्कर्ट्स को भी डेवलप करना पड़ेगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा स्थित जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान ने कई विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर 100 से अधिक सेब की प्रजातियों को संरक्षित किया है, लेकिन बढ़ती गर्मी के कारण ये प्रजातियां समाप्त होने की कगार पर हैं। दरअसल जीबी पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान हिमालय क्षेत्रों में होने वाली गतिविधियों पर अध्ययन करता है। एक अध्ययन में सामने आया कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण 100 से अधिक सेबों की प्रजातियों पर संकट है। लिहाजा संस्थान ने इन्हें अपने संस्थान के सामने ही गार्डन में संरक्षित किया, ताकि जरूरत पड़ने पर इन्हें कहीं भी लगाया जा सके। पूरे इंडिया के जो सेब का जनन द्रव्य है उसको संरक्षित करने की हम लोगों ने कोशिश करी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है उसकी तरफ से एक परियोजना आई थी, तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि जो जनन द्रव्य है जो भारतवर्ष के सेब का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हिमालय राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों से जंगली जानवरों के आतंक के कारण तेजी से किसान खेती बागवानी छोड़कर मैदानों की तरफ पलायन कर रहे हैं, जो भविष्य के लिए चिंता की बात है। वातावरणीय जो परिवर्तन आ रहे हैं उससे भी उसके उत्पादन में कमी आ रही है, लेकिन सबसे मुख्य कारण आज की तारीख में मैं बोलता हूँ जंगली जानवरों द्वारा सेब के फलों का नुकसान करना है।